हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 70। कितनी है? 70 यानी कि 70। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 69 पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग को एक बार फिर से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथियों, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अभिनेता, पशु और पक्षी, इनमें से दोस्तों कौन सा वेन आरेख बन जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कह रहा है यदि 28 फरवरी 2018 को सोमवार था तो 16 जून 2018 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों, बिना पेन उठाए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, मात्र 8 से 10 सेकंड में इसका उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की दोस्तों जो ये अपनी रीजनिंग की क्लास है, ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो याद रखेंगे, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा। इसके अतिरिक्त यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास साथियों बहुत शानदार साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को आज हम एक बार फिर से इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। किसका? टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 201 मेंबर उपस्थित हो चुके हैं, आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रतिदिन यहाँ पर क्लास से संबंधित नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कह रहा है रुधिर विज्ञान यदि रक्त से संबंधित है तो शैवाल किससे संबंधित हो जाएगा। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और अब क्लास शुरू हो चुकी है तो आपके हाथ में एक पेन और एक कॉपी होनी चाहिए। देखिए साथियों, अगर बात कर लें रक्त की, तो रक्त का जो अध्ययन होता है, यानी कि जो रक्त का अध्ययन होता है, ये किसके अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे, ये जो रक्त होता है यानी कि हमारा ब्लड होता है, इसका जो अध्ययन होता है वो रुधिर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार ऐसा कौन सा वस्तु है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका जो अध्ययन करेंगे वो हम दोस्तों शैवाल विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत? याद रखेंगे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम अध्ययन करेंगे तो शैवाल विज्ञान आ जाएगा। क्या रोग का अध्ययन शैवाल विज्ञान के अंतर्गत करेंगे? गलत उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या मछली का करेंगे, शैवाल का करेंगे या कवक का? देखिए दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए, इसके अतिरिक्त दो ऑप्शन में से आपके पास है, आप इसको चूज इन कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो शैवाल का अध्ययन होता है वो शैवाल विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। साथियों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में निरंतर देखने को मिलता है। देखिए अगर बात कर लें किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक ये याद रखनी है, जो डिवाइड का सिंबल है वो डिवाइड का सिंबल कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जिसके आसपास की संख्या डिवाइड से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं, अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 27, उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे 36, 36 के बाद लिखेंगे 32 और 32 के बाद लिखेंगे 8, 8 के बाद हमारा 20 हो जाएगा। और दोस्तों बराबर में 151 लाना है, यानी कि 151 लाना है, क्योंकि कहीं भी हमें नहीं बताया कि क्या हम बराबर का सिंबल चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ पर अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड हमारा कहाँ पर है। तो सर आप कहेंगे जो डिवाइड है वो हमारा कुछ यहाँ पर 20 के बाद पहले और 8 के बाद दिखाई दे रहा है। क्या दोस्तों हम भाग दें? यहाँ पर देखिए
यदि हम इसको यहाँ पर रखें क्या 20 का भाग 8 में जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20 का भाग 8 में कतई नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। और अगला नंबर देखते हैं माइनस को, आगे माइनस को देखते हैं तो यहाँ पर 8 का भाग दोस्तों चला जाएगा 32 में, 8 चौके 32। तो क्यों ना हम दोस्तों माइनस को डिवाइड से क्या कर दें, चेंज कर दें, और माइनस को डिवाइड से चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या ये हमारा सही उत्तर है या नहीं है। तो पहले स्थान पर तो एज इट इज प्लस रखना है, दूसरे पर मल्टीप्लाई रखना है, और तीसरे पर दोस्तों हमें डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और चौथे पर माइनस कर देना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों अब डिवाइड का प्रयोग करेंगे, बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका 27 है, उसके बाद 36 है, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस में 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों अगर 36 का गुणा 4 में करेंगे तो दोस्तों 144 होगा। क्या होगा, याद रखेंगे, यहाँ पर तो हमारा 27 रहेगा और प्लस में 36 चौके 144 और माइनस में दोस्तों 20 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और 20 अगर 27 में घटा देते हैं तो 7 बचेगा, और 7 जोड़ देंगे इसी 144 में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 151 आ जाएगा। 144 में 7 जोड़ेंगे 151 आ जाएगा, जो कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। और दोस्तों इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 एक ही बार में सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 व्यक्ति XYZ और T तथा U, ठीक है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। Z के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं और Y के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। T के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें एक पंक्ति बनानी होगी। क्या बनानी होगी, एक पंक्ति बनानी होगी, और इसमें कुल 5 व्यक्ति बैठाने हैं जिनका मुख किस दिशा में होना चाहिए, सर इन सभी का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। ठीक है, कौन सी दिशा में, ये हो गया हमारा, इन सभी का मुख हमारा उत्तर दिशा में। अब चलिए इनका नाम रखते हैं। सबसे पहले कहा है कि पहली लाइन में कहा जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए ये हमारा होता है दायां, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ये हमारा दायां होता है और ये हमारा बायां होता है। ठीक है, यहाँ पर दायां और यहाँ पर दायां और यहाँ पर बायां। तो क्या कहा है कि जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो केवल 2 व्यक्ति, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, तो जेड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आ जाएगा, जेड यहाँ पर आ जाएगा। और कहा है और वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। वाई के दाईं ओर, वाई का दायां कौन होगा, मतलब दाएं दिशा तो यही होगी, और 3 व्यक्ति बनाना है, यानी कि 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति। ठीक है, वाई के दाईं ओर 3 व्यक्ति हो चुके हैं। अब आगे की लाइन ये तो खत्म हो गई। अब कह रहे हैं टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। टी नाम का जो शख्स है उसके बाएं दिशा में, यानी कि इस वाली दिशा में, बाएं वाली दिशा में देखेंगे तो टी को यदि हम यहाँ पर रख दें तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति, ये क्या हो जाएंगे, हमारे टी के बाईं ओर हो जाएंगे। अब देखिए जो हमारा आरेख बनेगा वो वाई तो यहाँ पर आ जाएगा, जेड यहाँ पर और टी यहाँ पर, लेकिन आगे के जो 2 नंबर हैं उनके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है। इसका मतलब एक्स और यू यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर यू और एक्स यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है। तो पंक्ति के ठीक मध्य में अगर देखा जाए तो सर पहली ही लाइन से हमारा उत्तर आ सकता था। अगर हमने चेक नहीं किया, पहली लाइन से उत्तर आ सकता है। कह रहा है जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। अब देखिए 5 व्यक्ति हैं, उसके दाईं ओर 2 हो जाएंगे तो बीच में तीसरे नंबर पर तो वही आ जाएगा, किसी भी दिशा में तीसरे नंबर पर जेड आ जाएगा, और इस तरह से हमारा जेड दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा अक्षर समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर दे रखा है, तो इनका क्या करेंगे दोस्तों, हम हमेशा की तरह इनको प्लेस वैल्यू से सॉल्व करेंगे। किससे, प्लेस वैल्यू से। ठीक है, याद रखेंगे पहले क्या लिखा है, वी लिखा है, उसके बाद पहला नंबर आर है, यहाँ पर पहला नंबर एन है और यहाँ पर एफ है। अगर दोस्तों हम पहले नंबर से ही देख ले, चलिए प्लेस वैल्यू रख देते हैं सीधा सा। पहले 22 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 3 आ जाएगा, उसके बाद कहेंगे 6 आ जाएगा और आगे हमारा 19 आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर 22 के बाद कितना आया है सर, 18 आया है, और यहाँ पर आगे हमारा 7 आया है, यहाँ पर हमारा 10 आया है, और यहाँ पर जो आया है नंबर उसका नाम है 15। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या आया है, 14 आया है सर, उसके बाद हमारा क्या आया है, 11 आया है, उसके बाद एन फिर से 14 पर आ चुका है, उसके बाद के हमारा 11 पर आ चुका है। अब यहाँ पर इस लाइन में तो क्वेश्चन मार्क आना है। ठीक है, ये वाली लाइन क्वेश्चन मार्क की हो जाएगी, और आगे क्या दे रखा है, 6 दे रखा है दोस्तों, याद रखेंगे 6 दे रखा है, उसके बाद हमारा 19 दे रखा है, और 19 के बाद हमारा 22 दे रखा है, उसके बाद दोस्तों हमारा 3 दे रखा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यानी कि सी दे रखा है। तो अब देखिए इसका जो लॉजिक बन रहा है वो बहुत ही शानदार लॉजिक है दोस्तों, इसको देखिएगा।
अगर 22 में से जाएगा -4 तो 18 बचेगा, 18 में से जाएगा -4 तो 14 बचेगा, और 14 में से अगर -4 चला दें तो क्या हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। और 10 में से -4 जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 6 आ जाएगा। और 10 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो जे से शुरुआत होती है, तो जे से शुरुआत होने वाले ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर JOQ है और यहाँ पर JOR है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट वाला नंबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला, तो यहाँ पर देखा जाए तो सर क्या है, यहाँ पर भी हमारा -4 है, आगे भी दोस्तों हमारा -4 है, इसमें भी यदि -4 कर दें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 में अगर -4 करें तो अगला नंबर हमारा 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। इस तरह से शुरुआत तो जे से होनी चाहिए, और 7वें स्थान पर जो आता है वो आता है जी, यानी कि अंत जी से होना चाहिए, शुरुआत जे से अंत जी से। तो दोस्तों JORG ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इनमें बीच में 15वां नंबर आ जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा JOR और G सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया था। ये क्वेश्चन SSC GD 2022 यानी कि 23 में जो आपका एग्जाम हुआ था, ये आपका पूछा गया था। ये शानदार क्वेश्चन है, किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे आप लोग इसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले 956 है, और इस 9:56 और समानुपात यानी कि डबल रेशियो हमारा हो जाएगा 12:? और यहाँ पर 5:12 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 9:56 किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 12:? का संबंध बताएंगे, और आगे 5 हमारा 12 का बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक लगाया था SSC ने, वो एक शानदार लॉजिक था। ठीक है, ये आप लोग समझ नहीं सकते, बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहीं पर गलती की थी, और ये लॉजिक कभी किसी से क्रैक नहीं हुआ था। इसका SSC ने लॉजिक ये लगाया था कि पहला वाला जो नंबर है, इसका नंबर यहाँ पर आना चाहिए मल्टीप्लाई के आसपास। ठीक है, पहले वाले नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो उस नंबर अगले वाले नंबर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 9 छके 54, यानी कि मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लस में 2 वाली, ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, प्लस में जो 2 लाइन वाली इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। इसके बाद अब 12 को चेक करेंगे या फिर आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो सर यहाँ पर तो मल्टीप्लाई 2 है और प्लस में 2 है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 है और प्लस में 2 है, यानी कि 5 का नंबर तो आसपास 12 के जा रहा है मल्टीप्लाई करके, और किया क्या है, प्लस में 2 किया है। उसी प्रकार अब किस ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है जो 12 के मल्टीप्लिकेशन के आसपास है और उसका प्लस में 2 होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अगर 12 को ऑप्शन नंबर ए के अनुसार सॉल्व करें, ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 110। क्या दे रखा है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 110 है, ऑप्शन नंबर ए में बी में 105 है, और सी में क्या हो जाएगा हमारा 120, और आगे क्या हो जाएगा 115। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई लगाएं, क्या लगाएं, एक दोस्तों लॉजिक लगाएं। और उस लॉजिक को कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 9 करेंगे और प्लस में कर देंगे 2, यानी कि ये प्लस का 2 इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला, ये प्लस का 2 इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, हर बार नंबर क्या किया, पहले वाले नंबर का कुछ गुणा किया है, और अगला वाला जो नंबर आएगा वो आसपास में प्लस में 2 करके आना चाहिए। तो 9 छके 54, प्लस में 2 करेंगे 56, और 12 9 108, और प्लस में 2 करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हमारा 110 हो जाएगा। ठीक है, 12 9 के 108, और 108 में 2 जोड़ेगा तो 110 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 दूना का 10 और प्लस में 2 के अनुसार ये जो आंसर बनेगा, ये SSC GD के द्वारा माना गया है, यानी कि SSC के द्वारा माना गया क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है और लेटेस्ट पूछा है, इसलिए इसके रिपीट होने की संभावना है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 एक शानदार क्वेश्चन है चाइनीज कोडिंग का। कह रहा है निम्न किसी निश्चित कोड भाषा में ही कॉल्ड देम को कावा मा लिखा जाता है। ठीक है, और आई वाज कॉल्ड को गावा बा लिखा जाता है, और ही वाज हंगरी को कावा दा लिखा जाता है। तो हंगरी का कोड क्या हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, ही कॉल्ड, क्या लिखा है इसने, ही कॉल्ड, और आगे क्या है, देम। ही कॉल्ड देम को लिखा क्या गया है, तो आप लोग याद रखेंगे के ए, आगे हमारा बी ए, उसके बाद एम ए। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। और आगे वाली अगर लाइन पढ़ें तो लिखा है आई वाज कॉल्ड, आई वाज, और आगे हो जाएगा कॉल्ड। ठीक है, इस तरह से आया है। ठीक है, आई वाज कॉल्ड को क्या लिखा है, गा लिखा है सर, उसके बाद हमारा वा लिखा है, और आगे हमारा बा लिखा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक नंबर और दे रखा है, उस नंबर का नाम है ही वाज हंगरी। क्या नाम है दोस्तों, ही वाज, आगे हो जाएगा हंगरी, HUNGRY। ठीक है, ये हो गया हमारा हंगरी,
और इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे यहाँ पर का लिखा गया है। क्या लिखा गया है याद रखेंगे, सबसे पहले का हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमारा वाह हो जाएगा और आगे हमारा दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दा। ठीक है, इस तरह से बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा। रेड कलर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कार्ड। ठीक है, ये क्या लिखा है, कार्ड लिखा है। इसको गौर से देखिए, यहाँ पर कार्ड है और यहाँ पर कार्ड है। तो यानी कि इन दोनों ऑप्शन में, आगे वाले इन दो नंबरों में कोई एक नंबर मैच करना चाहिए। और देखेंगे तो एक नंबर मैच कर रहा है BA। क्या कर रहा है, BA। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, अब कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से कलर ब्लैक लेते हैं और यहाँ पर लिखा है सर बाज, और यहाँ पर भी बाज लिखा है। इसका मतलब इन दो लाइनों में कोई एक नंबर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक नंबर हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा सर, एक VA मिलेगा, एक VA मिलेगा। ठीक है, यानी कि VA किसका हो जाएगा, वाज का कोड हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ही लिखा है और यहाँ पर भी ही लिखा है। इसका मतलब अब कोई एक नंबर ऐसा भी है जो पहली और तीसरी लाइन में क्या है, कॉमन है। तो देखेंगे KA, और यहाँ पर भी दोस्तों KA। इसका मतलब अब हमें यहाँ पर बचा केवल हंगरी, और कोड बताना था हंगरी का। इसमें कोड केवल किसका बच रहा है, तो आप कहेंगे केवल कोड बच रहा है दा, DA ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ये एक शानदार क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चाइनीज कोडिंग में ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में आपसे पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर हमें मिला है 7। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये PQ नाम का दर्पण रखा है और इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा M है, तो दर्पण से नजदीक वाली वस्तु दर्पण के नजदीक, M के बाद H के बाद V के बाद हमारा हो जाएगा दोस्तों हैशटैग। कुछ इस तरह से हैशटैग बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो तिरछा हैशटैग बनेगा। MHB तो सेम हो जाएगा, MHB सेम है। यहाँ पर W है, गलत हो गया। MHB सेम है, ये वाला W है, ये वाला गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 बच रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर दोस्तों, 3 बच रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 बच रहा है। चलिए अब देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैशटैग तो दे रखा है। उसके बाद D सीधा है, तो D हमारा उल्टा हो जाना चाहिए। ठीक है, D दोस्तों हमारा क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसके बाद अब बचा @ तो @ भी उल्टा है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर नहीं, ये तो गलत हो चुका है, ये वाला भी गलत हो चुका है। देखिए यहाँ पर @ भी उल्टा है, ये भी @ उल्टा है। @ के बाद दोस्तों हमारा डॉलर दे रखा है। @ के बाद क्या है, डॉलर, और @ बाद के डॉलर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हैशटैग है। तो ये हमारा हो जाएगा गलत, और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो डॉलर हमारा @ कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, @ के बाद क्या आ जाएगा, डॉलर, और डॉलर के बाद E और T, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एक सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सभी दर्पण कंघी है, यानी कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और कथन निष्कर्ष से संबंधित है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है सभी दर्पण कंघी है। ठीक है, इसको बना लेते हैं, सीधा इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है सभी दर्पण, मान लीजिए ये क्या है, आपका दर्पण है, ये आपका D4 क्या है दोस्तों, दर्पण है, और ये सारा का सारा जो दर्पण है ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों K4 कंघी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, याद रखेंगे K4 कंघी के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट, इस K को थोड़ा सही बनाते हैं। ये K4 कंघी के अंतर्गत आ गया। अब कह रहा है सभी क्लिप कंघी है, यानी कि जो क्लिप का पार्ट है, याद रखेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लिप का पार्ट है वो कंघी के अंतर्गत आना चाहिए। मान लीजिए हम बना देते हैं इसको क्लिप, C4 क्लिप, और क्लिप का जो पार्ट है वो किसके अंतर्गत है, सर कंघी के अंतर्गत है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको नीचे बनाते हैं। ठीक है, सभी जो दर्पण है, सभी जो हमारा D4 दर्पण है वो सारा का सारा क्या है दोस्तों, याद रखेंगे सारा का सारा कंघी के अंतर्गत आएगा। K4, 1 मिनट, K4 कंघी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंघी। अब आगे कहा जितनी भी क्लिप है, जितनी भी दोस्तों क्लिप है, याद रखेंगे जितनी भी क्लिप है वो सारी की सारी जो क्लिप है कंघी के अंतर्गत आ रही है। चलिए दूसरा वाला कथन भी हो चुका है। अब तीसरा, सभी कंघी ब्रश हैं, यानी कि कंघी कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा जो बड़ा पार्ट है ये किसके अंतर्गत आएगा, सर B4 ब्रश के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमारा ये बनेगा, इसका कथन का जो आरेख बनेगा, जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं निष्कर्ष नंबर 1 को। निष्कर्ष नंबर 1 में दोस्तों हमसे कह रखा है सभी क्लिप ब्रश हैं। क्या जो क्लिप का पार्ट है वो ब्रश के अंतर्गत आ रहा है। देखिए ये बड़ा सा पार्ट किसका है, आप कहेंगे ये बड़ा सा पार्ट है ब्रश का, और इस ब्रश के पार्ट में छोटा सा पार्ट, ये छोटू सा पार्ट आ रहा है क्लिप का, यानी कि सभी जो क्लिप हैं वो किसके अंतर्गत आ रही हैं,
पहले तो सभी क्लिप आपकी कंघी के अंतर्गत हैं और कंघी आपकी ब्रश के अंतर्गत है, इस कारण जो क्लिप होगी वो ब्रश के अंतर्गत भी आ जाएंगी। तो ये पहला तो सही हो गया। अब कह रहा है दोस्तों सभी दर्पण ब्रश हैं। क्या सभी दर्पण? ये वाला दर्पण, ये ऊपर वाली सेम कंडीशन लागू हो रही, जिस अभी क्लिप पर लागू हुई थी वही अब कंडीशन दर्पण पर लागू होगी। यानी कि सभी जो दर्पण का इतना इतना सा छोटा सा पार्ट है, सभी वाला जो पार्ट है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? बड़े वाले ब्रश के पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, बड़े वाले ब्रश के पार्ट के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि दूसरा वाला भी सही है। अब क्या क्या है? अब क्या है? कुछ ब्रश क्लिप हैं। क्या कुछ ब्रश? कुछ का मतलब क्या है? बाहर से अंदर की ओर जा रही है, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं और क्लिप वाले पार्ट में टच करना है। तो ये क्या है हमारा? एक मिनट एक मिनट, ये क्लिप नहीं है, ये कंघी है। ये है क्लिप, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं और कुछ पार्ट किसका आ रहा है? ब्रश में थोड़ा सा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसका आ रहा है? आप कहेंगे पूरा पार्ट ब्रश का है और इतना सा कुछ पार्ट किसका आ रहा है? दोस्तों आप कहेंगे क्लिप का आ रहा है, यानी कि तीसरा वाला भी सही है। इस प्रकार हम कहेंगे कि सभी निष्कर्ष दोस्तों अनुसरण करते हैं। ऑल ऑल कंक्लूजन आर सेटिस्फाइड, यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राहुल ने अपना टाइम पीस टेबल इस तरह से रखा है कि शाम 6 बजे घंटे का हाथ उत्तर की दिशा की ओर इंगित कर रहा है, तो 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी? चलिए ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस प्लस क्लॉक मिक्स क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्लॉक बनाएंगे और इस क्लॉक में क्या देंगे हम लोग? टाइम देंगे। ठीक है, क्या देंगे? टाइम देंगे। चलिए ये दोस्तों हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 6 हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में 9 हो जाएगा और राइट साइड में 3 हो जाएगा। और हमसे कहा क्या है दोस्तों? हमसे कहा है जब हमारे 6 बजते हैं, जब हमारे 6 बजते हैं यानी कि छोटी 6 की ओर और बड़ी वाली सुई कहाँ पर होगी? 12 की ओर होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या बज जाएंगे? 6 बज जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे क्या बजेंगे दोस्तों? 6 बजेंगे। एक मिनट, यहाँ पर हमारे 6 बज चुके हैं और 6 बजे, ठीक 6 बजे जो घंटे का हाथ है यानी कि ये वाला हाथ, ये घंटे का हाथ किस दिशा में? उत्तर की दिशा की ओर। यानी कि ये दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी दोस्तों? उत्तर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है। ठीक है, ये उत्तर हो गई। तो उत्तर के अपोजिट कौन होती है? आप कहेंगे सर उत्तर के अपोजिट बनती है दक्षिण, यानी कि 12 जहां पर होगा वो दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। अब दोस्तों हमसे कहा क्या है? अब हमसे कहा है कि जब 9:15 होता है समय, जब 9 बजकर यानी कि घड़ी की जो दिशा होगी, बड़ी जो घंटे वाली सुई होगी वो 9 के थोड़ी ऊपर हो जाएगी। कहाँ पर? 9 के थोड़े ऊपर हो जाएगी और 15 वाली जस्ट 3 के सामने हो जाएगी। तो ये दिशा बतानी है। मिनट की सुई की दिशा कौन सी हो जाएगी? क्या कह रहा है? मिनट की सुई की दिशा बतानी है, मतलब 3 के टाइम की दिशा कौन सी है? देखिए ये रहा हमारा उत्तर, ये रहा हमारा दक्षिण। तो अब बताना है, ये देखिए यहाँ पर या तो हमारा उत्तर दक्षिण तो बनेगा नहीं, उत्तर दक्षिण मतलब ये गलत, ये गलत, उत्तर दक्षिण बनेगा नहीं क्योंकि 3 की दिशा पूछी है। ठीक है, अब बचा कौन सा? अब हम कहेंगे कि सर हमारे पास दक्षिण पूर्व बचा है, लेकिन ये दिशा तो कोई सटीक दिशा दिखाई दे रही है। इस तरह से सटीक दिशा दे रखी है ऑप्शन नंबर 4 में, पश्चिम दिशा। ठीक है, कौन सी? पश्चिम दिशा बन जाएगी ये हमारी। कौन सी दिशा बन जाएगी दोस्तों? मिनट की सुई हमारी पश्चिम दिशा में हो जाएगी और ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। इधर हमारी पूर्व की दिशा हो जाएगी। ठीक है, जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो दोस्तों उत्तर से क्लॉकवाइज पूर्व आता है, फिर दक्षिण आता है, फिर पश्चिम आता है। आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कैलेंडर का एक शानदार सा क्वेश्चन है। और दोस्तों ये कह रहा है कि यदि 28 फरवरी 2018 को सोमवार है तो 16 जून 2018 को कौन सा दिन होगा? शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए चेक करते हैं इसको। सबसे पहले क्या कहा है दोस्तों? 28 फरवरी 2018। तो 2018 को हमें सबसे पहले चेक करना होगा, क्या सर ये एक लीप वर्ष तो नहीं है? अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाएगी। तो लीप वर्ष के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग, तो क्या 4 से भाग जा रहा है? आप कहेंगे सर इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी कि जब रिमाइंडर बचेगा तो हमारा ये लीप वर्ष नहीं है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? फरवरी में आना है हमें 28 को। ठीक है, फरवरी में 28 को हमारा क्या है दोस्तों? सोमवार है। ठीक है, क्या है दोस्तों? फरवरी में 28 को सोमवार है। यहाँ पर मार्च हो जाएगा, यहाँ पर अप्रैल हो जाएगा, यहाँ पर मार्च अप्रैल, उसके बाद क्या हो जाएगा? मई हो जाएगा, यानी कि मई हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों जून हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अगर देख लें विषम दिनों में तो मार्च में 31 दिन आएंगे, तो 31 में 7 से भाग देंगे तो विषम कितने बचेंगे? 7 चौके 28 यानी कि 3, अप्रैल के 2, मई के 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 जून हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 28 को तो हमें काउंट करना नहीं है, आगे चलना है। ठीक है, 28 को काउंट नहीं करना क्योंकि 28 का दिन दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 3, 3 के बाद 2 5, 5 3 8, 8 और 16 कितना हो जाएगा? तो 16 8 होता है हमारा 24, 24 में भाग लगाएंगे 7 से, तो रिमाइंडर सर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा हमारा 3। रिमाइंडर अगर 3 आ जाएगा तो इसी सोमवार में क्या कर देंगे?
प्लस में 3 ऐड कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे? प्लस में 3 ऐड कर देंगे। तो सोमवार के बाद क्या आता है? सोमवार, उसके बाद मंगलवार, उसके बाद दोस्तों बुधवार, उसके बाद हमारा गुरुवार। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सोमवार में क्या करेंगे? 3 ऐड, यानी कि 1 ऐड, 1 ऐड और 1 ऐड। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गुरुवार बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, वह महिला मेरे भतीजे की नानी है। महिला का आदमी के इकलौते भाई से क्या रिश्ता है जो भतीजे का पिता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक तस्वीर की। मान लीजिए ये एक तस्वीर है, यहाँ पर एक तस्वीर है। ठीक है, यहाँ पर एक तस्वीर है और इस तस्वीर में हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं, ये हमारी तस्वीर हो चुकी है। ठीक है, इस तस्वीर में कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह महिला मेरे भतीजे, मतलब मैं कहूं कि मेरा भतीजा, तो मेरा भतीजा कैसे बन जाएगा? मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों आदमी। एक मिनट, यहाँ पर हमारा वो आदमी हो जाएगा, ये हो गया हमारा आदमी। और आदमी का भतीजा कैसे बनेगा? जब आदमी का कोई यहाँ पर एक भाई होगा, आदमी का एक भाई होगा। ठीक है, आदमी का भाई यानी कि ये भाई, और उसका जब बेटा बनेगा, इस भाई का एक बेटा बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा दोस्तों इस लड़के का भतीजा हो जाएगा। ठीक है, इस आदमी का क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। कह रहा है एक तस्वीर को और इशारा करते हुए आदमी ने कहा, वह महिला यानी कि तस्वीर वाली महिला मेरे भतीजे की नानी है। मेरे भतीजे की नानी का मतलब यहाँ पर इस लड़के की शादी करानी पड़ेगी किसी लड़की से। यहाँ पर एक लड़की से शादी होगी जो इसकी माँ होगी, और इसकी माँ की जो माँ बनेगी वो नानी बनेगी। हमने आपको कल भी बताया था दोस्तों, जब हमारे माता की जो माता होती है वो नानी होती है, जबकि जो पिता की माता होती है वो दादी होती है। तो ये क्या हो जाएंगी? ये नानी जी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नानी जी। ठीक है, ये हो गई नानी जी किसकी? इस लड़के की। ठीक है, एक बार फिर से कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसको समझिए, इस भतीजे की क्या हो गई? ये नानी हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि अब कहा क्या है? महिला का यानी कि इस महिला का आदमी के इकलौते भाई से, यानी कि ये रहा आदमी, आदमी का इकलौता भाई ये रहा। आदमी के इकलौते भाई से क्या रिश्ता है? यानी कि से किसके साथ लगा है? भाई के साथ। आदमी के साथ, आदमी के भाई के साथ से लगा है। तो ये आदमी क्या कहेगा? ये आदमी कहेगा कि ये मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी की जो माँ बनेगी वो मेरी दोस्तों सास बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सास बन जाएगी। इसको आप अपने रिलेशन में करके सोचिए, आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का 12। आज का क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक लुप्त पद का शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। कहाँ पर? ये वाला। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर साथियों बताना है कि कौन सा हमारा नंबर बनेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या नंबर बन जाएगा ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, कहाँ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। देखिए दोस्तों, हमें मिडिल का नंबर प्राप्त करना है, और मिडिल का नंबर कैसे प्राप्त करेंगे? इन आसपास के नंबरों का प्रयोग करके। ठीक है, या तो सीधा सीधा सॉल्व करें इस तरह से, या फिर इस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं एक शानदार लॉजिक के साथ। मिडिल का नंबर हमें फाइंड करना है, और कैसे फाइंड करेंगे? इसमें एक लॉजिक लगाएंगे दोस्तों। लॉजिक क्या लगेगा? देखिए ये रहा हमारा 23, कौन सा? यहाँ पर पहले नंबर में 23 है और यहाँ पर 18 है। इन दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। याद रखेंगे, पहला नंबर 23 और 23 का डिफरेंस बनेगा 15 से, तो क्या आएगा दोस्तों? 8 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 8। इसके बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, यानी कि इस 5 को इस 3 से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 3 है दोस्तों, वहाँ पर 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ करके, यानी कि इनका डिफरेंस लेकर के इनका ऐड करके आपस में दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, और 16 में कर देंगे 2 से भाग, तो मिडिल का नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। कौन सा? याद रखेंगे, ये मिडिल का नंबर, ये वाला प्राप्त हो जाएगा। इसको देखेंगे। इसके बाद दूसरे वाले में भी यही लॉजिक लगाते हैं, यानी कि इन दोनों का क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। तो 13 डिफरेंस क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, 13 डिफरेंस 26, यानी कि हमारा 13 बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 12 और 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे? आपस में इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। 26 में 2 से पुनः भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? फिर हमारा यहाँ पर 13 आ जाएगा। यही 13 हमारा यहाँ पर बीच में दे भी रखा है, इसको याद रखेंगे। ठीक है,
दोस्तों यही 13 हमारा दे रखा है। अब यही लॉजिक का प्रयोग करेंगे कहाँ पर, इस पहले वाले में, सॉरी तीसरे वाले में। कौन से वाले में, तीसरे वाले में यही लॉजिक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना था, आसपास के इन नंबरों को जोड़ना था। कौन से, ये वाले नंबरों को। तो इन दोनों को आपस में तो जोड़ लेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे वाला तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, जो 1 मिनट, यहाँ पर क्या बन जाएगा 34 और प्लस में 11, 34 और प्लस में 11 करेंगे तो बराबर में हमारा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, आ गया 45। अब क्या करना है, अब ऐसा नंबर लेना है कि इन दोनों का डिफरेंस करें, इन दोनों का डिफरेंस करें और इस 45 के बराबर आए, क्योंकि यहाँ पर पहले डिफरेंस किया था तो ये 8 8 के बराबर था, 13 13 के बराबर था। तो 90 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएंगे 45 आ जाए। तो आप कहेंगे अगर 90 में से दोस्तों हम 45 ही डिफरेंस ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 90 में से 45 का ही डिफरेंस ले लेते हैं तो 45 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है तो 90 आ जाएगा और इसमें 2 से भाग कर देना है, तो बीच का जो नंबर 45 दे रखा है यही हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर बीच का आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। अब देखिए हमने इसमें लॉजिक क्या लगाया है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्रयोग किसका किया है, 45 का। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों 45 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका सीजीएल में पूछा गया था। किसमें, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे फिर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप एक बार फिर से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। क्या बताना है दोस्तों, हमको नेक्स्ट फिगर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, एक 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, ये वाला दे रखा है 90 डिग्री नीचे की ओर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या किया है, इसको हमने थोड़ा इस दिशा में मूव कर दिया है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से बन चुका है। इसके बाद इसको थोड़ा और मूव करते हैं, तो इसका थोड़ा और मूव करेंगे तो ये सीधा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। यानी कि देखिए पहले कौन सी दिशा में था, सीधा यहाँ पर लेटा हुआ था। ठीक है, ये क्या था, पहले लेटा हुआ था, उसके बाद थोड़ा इसको ऊपर की दिशा में मूव किया तो ऐसा हो गया। अब और मूव कर दिया तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। अब इसको यहाँ से थोड़ा और कर देते हैं, तो जब ऐसा थोड़ा कर देंगे तो ये अब इस दिशा में आ जाएगा। कौन सी दिशा में, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा, हालांकि बिल्कुल सीधा नहीं लेटेगा, तो ऐसा बनेगा। ऐसा कौन सी दिशा में, आप कहेंगे सर ऐसा हमें कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी दिशा है जो हमें दिखाई दे रही है। पहले तो ऊपर था। ठीक है, पहले ये ऊपर की दिशा में था। देखिए ये नीचे की ओर था, ये ऊपर की ओर था। ये वाला जो मोटा एरिया जो आपको ढका हुआ दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये ऊपर था, जबकि इसका एरिया नीचे की ओर था। अब की बार ये नीचे की ओर है, तो ये दोस्तों कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। एक मिनट, इसको गौर से समझिए, ये दोनों की दोनों एक ही दिशा में, एक नीचे ये भी नीचे। लेकिन इस एक बार फिर से समझिए इसको आप लोग, यदि समझ में नहीं आ रहा तो इसको एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये दिशा देखनी है, ये आपको ऊपर थी और एरो की दिशा इसकी नीचे थी। अब की बार दोनों की दिशा कहाँ पर है, नीचे की ओर है। लेकिन अब की बार ये दिशा ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। तो अगली दिशा कौन सी आनी चाहिए, आप कहेंगे सर दोनों की दोनों जो दिशाएं होंगी वो हमारी नीचे की ओर आनी चाहिए। कहाँ की ओर, इसी दिशा में आनी चाहिए, यानी कि इस एरो की दिशा में। इस एरो की दिशा में आएगी तो ये यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी, और इस तरह से ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा, यदि इसको ऑप्शन नंबर सी नाम दे दें। यदि ऑप्शन नंबर सी नाम दे दें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो दिशा है ये अलग विपरीत दिशा में है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये हमारा एकदम 90 डिग्री बेंड हो गया है, लेकिन 90 डिग्री तो नहीं करना है, ये वाला ऐसा बेंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, आप लोग इसको समझिएगा। तो इसका राइट आंसर सी बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज का 14 है और कह रहा है अभिनेता, पशु और पक्षी में हमें वेन डायग्राम बताना है। कौन सा वेन आरेख बन जाएगा ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे एक अभिनेता को। किसको बनाएंगे, मान लीजिए ये एक अभिनेता है। क्या किसी अभिनेता यानी कि कोई एक्टर है, क्या वो पशु होता है या पक्षी होता है, तो ये हमारा बन जाएगा पशु। तो अभिनेता का ना तो पशु से संबंध होगा और ना ही पक्षी जो बनेगा, जो हमारा पक्षी बनेगा वो तो ना तो अभिनेता से संबंध रखेगा ना ही पशु से। यानी कि ये तीनों के तीनों अपने अपने एरिया के अलग अलग प्राणी है। ये एक ह्यूमन है, ये एक एनिमल है और ये एक बर्ड है, यानी कि एक अलग अलग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार ऐसा चित्र बनेगा, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
आज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। यदि साथियों आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो एक बार से इस सेशन को दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और इस तरह के निरंतर एनालिसिस पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।